तो स्टूडेंट्स, हमें पहले ये जानना होगा कि क्या ऐसा रीजन है जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होते हैं। कभी आपने सोचा स्टूडेंट्स कि क्या ऐसा इंप्लीकेशंस होते हैं जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होते हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीजन स्टूडेंट्स ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये स्टूडेंट सही सुना आपने। मतलब ये कि फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट होता है वो डिपेंड है डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड और सप्लाई किसकी? डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब सर, जैसे स्टूडेंट्स आप यहां पे देख रहे हैं कि यूएसए है और इंडिया के बीच में सपोज कोई ट्रेड होती है। ट्रेड इन द सेंस, ट्रेड में भी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट, ट्रेड में भी इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट, या लोन टेकिंग हो सकता है या लोन गिविंग हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे सर स्टूडेंट, तो इसमें क्या ऐसा रीजन है जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होगा? अब स्टूडेंट, अगर हम एक एग्जांपल लें अच्छे से इसको समझने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ये तो आपको सबको पता है। तो अब इंडिया सपोज एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स यूएसए को। सपोज इंडिया ने कुछ स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए यूएसए को। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? जैसे पेमेंट की बात आएगी स्टूडेंट्स, जैसे ही ट्रांसफर ऑफ पेमेंट की बात आएगी, तो आप मुझे यह बताइए, क्या यूएसए पेमेंट डॉलर में करेंगे या फिर तो आईएनआर में? ऑफ कोर्स यस, वो हमको आईएनआर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, अगर वो हमें आईएनआर में पेमेंट करेंगे तो सीधी बात है उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें बाय करने पड़ेंगे आईएनआर को। मतलब उन्हें डिमांड करना पड़ेगा आईएनआर को। जैसे ही कोई करेंसी की स्टूडेंट डिमांड क्रिएट होती है, फिर से जैसे ही कोई करेंसी की डिमांड क्रिएट होती है, तो क्या होगा स्टूडेंट? उसकी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी। यस स्टूडेंट, जैसे ही कोई करेंसी की डिमांड क्रिएट होती है तो उस करेंसी का एप्रिशिएशन होगा। ये आपको पता चला स्टूडेंट? मतलब मैं ये बोल रहा हूं, जैसे अगर यूएसए को पेमेंट करना होगा इंडिया को इन टर्म्स ऑफ आईएनआर, तो यूएसए को परचेज करना होगा आईएनआर को। अगर आईएनआर को परचेज करना होगा, मतलब ये कि उन्हें डॉलर को कन्वर्ट करना होगा आईएनआर में और आईएनआर की डिमांड क्रिएट करनी होगी। जैसे ही रुपीस की डिमांड क्रिएट होगी स्टूडेंट्स, हमारे रुपीस का एप्रिशिएशन होगा, बिकॉज हमारे रुपीस का डिमांड क्रिएट हुआ। और सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, सो रुपीस का क्या हुआ स्टूडेंट? रुपीस का एप्रिशिएशन हुआ। एंड अगर आप देखोगे तो यूएसए के डॉलर का सप्लाई कम हुआ। अगर यूएसए के डॉलर का सप्लाई कम हुआ तो उसकी करेंसी का स्टूडेंट्स क्या होगा? डेप्रिशिएशन होगा। क्या आपको ये फंडा पता चला स्टूडेंट्स कि एप्रिशिएशन क्या होता है, डेप्रिशिएशन क्या होता है? अगर सपोज कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, तो जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है वो कंट्री पेमेंट करेगी इन टर्म्स ऑफ दैट करेंसी। अब क्या होगा? जैसे ही वो करेंसी का पेमेंट करेगी, करना चाहेगी, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे क्रिएट करना पड़ेगा डिमांड ऑफ दैट करेंसी। अब जैसे ही उस करेंसी का डिमांड क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स, तो उस करेंसी का एप्रिशिएशन होगा और सामने वाली करेंसी का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएशन, बिकॉज उसका सप्लाई कम होगा और उसका डिमांड क्रिएट होगा। सो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। इसीलिए स्टूडेंट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता है। समझ आया स्टूडेंट्स? आपको पता चला आपको मैं क्या बताना चाह रहा था? क्यों फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता है? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज डिपेंड होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी पे। सो मतलब स्टूडेंट्स, हमने ये जान लिया कि जितनी कोई कंट्री स्पेशलाइज होगी एक्सपोर्ट में, उतना ही उस कंट्री के करेंसी का एप्रिशिएशन होगा और वाइस वर्सा। फिर से फोकस स्टूडेंट्स, बात यह है कि जिस कंट्री का ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो ऑटोमेटिक बात है कि उस कंट्री के करेंसी का एप्रिशिएशन होगा। रीजन वही, क्योंकि उसकी कंट्री के करेंसी का ग्लोबल मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई।
और जैसे उसका डिमांड क्रिएट हुआ तो फॉरेनर्स सीधे क्या करेंगे, उसको बाय करेंगे उसकी करेंसी को, और पेमेंट भी किस में करेंगे, उसी ही करेंसी में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि क्यों एक कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता है, और उसके बाद हमने दो टॉपिक को भी देख लिया कि कंट्री के फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन कैसे होता है और डेप्रिसिएशन कैसे होता है। थोड़ा हम मीनिंग भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो मीनिंग ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब ये कि डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इसे कहते हैं हम एप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी देख लिया है कि अगर सपोज, इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं स्टूडेंट्स। सपोज आज का रेट डॉलर का 74.9 है, ओके, और कल अगर ये रेट 73 होता है तो आप बोलोगे सर इन टर्म्स ऑफ नंबर तो ये कम हुआ, मतलब हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ। नहीं स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ये कम हुआ तो इसे डेप्रिसिएशन नहीं, इसे एप्रिसिएशन नहीं, ये हमने ऑलरेडी पहले सीख लिया। सो ये एक एग्जांपल हुआ स्टूडेंट्स एप्रिसिएशन का। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी? इट रिफर टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हुई और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ी, तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट क्या, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सपोज अगर आज रेट 74.9 है और कल ये रेट हो जाता है 76, इन टर्म्स ऑफ नंबर ये भले बढ़ा, पर स्टूडेंट इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। हमारे करेंसी का वैल्यू कम हो रहा है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू स्टूडेंट्स बढ़ रही है। तो ये हुआ हमारा एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। आपको ये भी पता चल गया कि क्यों एक फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता है। सो नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स, ऐसे तो हमारे बुक में, हमारे 12th की टेस्ट में ये बात नहीं लिखी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 3 थ्योरम लेके आया हूं जिससे आपको एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर है। यस स्टूडेंट्स, अगर आपको ये 3 थ्योरम पता चल गए सो आप फॉरेन एक्सचेंज के एक एक टॉपिक्स को डेफिनेटली इजीली समझ जाओ। सो जो थ्योरम मुझे आपको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट, पहला थ्योरम जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है परचेस पावर पैरिटी थ्योरम। आप ये सोच रहे होंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस पावर पैरिटी थ्योरम? स्टूडेंट, ये हम थ्योरम को समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। स्टूडेंट्स, सपोज इंडिया में एक टी शर्ट की प्राइस 2019 में 100 रुपीज की है और वही टी शर्ट की प्राइस यूएसए में $100 की है। सो क्या स्टूडेंट हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 रुपीज इक्वल टू $1? शायद मैं ये मानता हूं कि आपका मैथ्स इतना अच्छा होगा कि आप ये बता दोगे कि $1 इक्वल टू 1 रुपीज। सपोज ये बात चल रही थी इन द मंथ ऑफ जून। इन द मंथ ऑफ नवंबर क्या हुआ स्टूडेंट्स? सेम 2019 सेम टी शर्ट इंडिया में अब 300 रुपीज की होगी और जो कि यूएसए में ये सेम टी शर्ट सेम प्राइस $100। तो क्या स्टूडेंट हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब $1 इक्वल टू 3 रुपीज हो गया? समझ आया स्टूडेंट ने क्या बोला? सेम प्राइस, सॉरी सेम टी शर्ट, बट प्राइस इंडिया में अब 300 रुपीज की हो गई और वही टी शर्ट यूएसए में अभी भी कितने में मिल रही है? $100 में। सो हम ये बोल सकते हैं कि $1 इक्वल टू 3 रुपीज। अब मुझे आप ये बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर ये टी शर्ट की प्राइस अगर इंडिया में इंक्रीज हो रही है तो आप ये टी शर्ट कहां से परचेस करोगे? इंडिया में से या यूएसए में से? यस, द आंसर इज ट्रू। अब आप ये टी शर्ट कहां से परचेस करोगे स्टूडेंट? यूएसए में से करोगे।
जैसे ही आपने यूएसए से टी शर्ट परचेज करना चाहा, तो सीधा सा एक लॉजिक फंडा हमने पहले ही पढ़ लिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा डॉलर को। और बाय करोगे जब आप डॉलर को, तो ऑब्वियसली डिमांड क्रिएट होगी डॉलर, और जब डिमांड क्रिएट होगी डॉलर की, तो उसकी करेंसी की प्राइस, उसकी करेंसी का एप्रिसिएशन होगा और हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। ये हमने ऑलरेडी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का समझ लिया था स्टूडेंट्स। ये मैंने रिलेट किया स्टूडेंट्स एक परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम से, जहां पे मैंने आपको एक लॉजिकल एग्जांपल बताया कि अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस होम कंट्री में अगर ज्यादा है और आउटसाइड कंट्री में कम है, तो सीधी बात है हम होम कंट्री प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, उससे हम क्या करना चाहते हैं, हम करते हैं उसको इंपोर्ट करवाते हैं। और जैसे ही स्टूडेंट्स हम उसको इंपोर्ट करवाते हैं, तो क्या होता है, हम उस करेंसी का डिमांड क्रिएट करते हैं, और जैसे ही एक करेंसी की डिमांड क्रिएट होती है, तो उस करेंसी का एप्रिसिएशन होगा और हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। और इसका सबसे बेस्ट लाइव एग्जांपल आप चाइना को देखते हो। आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट जो चाइना की होती है, उसकी कॉस्टिंग कम होती है एज कंपेयर टू इंडिया की कोई प्रोडक्ट। यस स्टूडेंट्स, चाइना की हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होता है, वहीं इंडिया की प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा होता है। तो सीधी बात है, हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होते हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, और इसी कारण से चाइना का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा होता है। चाइना का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंडिया का क्या ज्यादा होता है स्टूडेंट, इंपोर्ट। जैसे ही इंडिया चाइना की करेंसी को, चाइना की करेंसी की डिमांड क्रिएट करेगी, उसकी करेंसी का एप्रिसिएशन होगा और हमारे करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। इधर स्टूडेंट्स हुआ एक थियरम। इसी तरह से मैं आपको दूसरा थियरम समझाना चाहता हूं स्टूडेंट्स। जो सेकंड थियरम है स्टूडेंट्स, बहुत एक लॉजिकल थियरम है स्टूडेंट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरम। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरम का मतलब क्या है। स्टूडेंट, इसके लिए भी हम एग्जांपल्स के लिए ऊपर जाते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज स्टूडेंट, कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो सबसे पहले वो क्या सर्च करेगा कि उसको आरओआई कितना मिलेगा, मतलब उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा। अब एक इन्वेस्टर जो यूएसए में बैठा हुआ है, उसने ये सोचा, उसने ये देखा कि क्या वो यूएसए में इन्वेस्ट करे या इंडिया में इन्वेस्ट करे। उसने ये देखा कि जो उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, उस चीज का रेट ऑफ रिटर्न इंडिया का और यूएसए का कंपेयर किया। इंडिया के अंदर रेट ऑफ रिटर्न उसे मिल रहा था 9% और यूएसए के अंदर मिल रहा था 6%। अब आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बताइए कि ये इन्वेस्टर कहां इन्वेस्ट करना चाहेगा, यूएसए में या इंडिया में। यस, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, वो इन्वेस्ट करना चाहेगा इंडिया में, बिकॉज एक इन्वेस्टर में से यही सोचेगा कि उसको रेट ऑफ रिटर्न कहां ज्यादा मिले। इंडिया में अगर उसको रेट ऑफ रिटर्न अगर स्टूडेंट ज्यादा मिल रहा है, तो सीधी बात है होम कंट्री के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होगा, डॉलर में या रुपीस में। ऑब्वियसली रुपीस में। अगर रुपीस में होगा स्टूडेंट्स, तो फिर से डिमांड किसकी क्रिएट हुई स्टूडेंट, रुपीस की डिमांड क्रिएट हुई, और इसके कारण हमारी कंट्री का करेंसी एप्रिसिएशन होगा। हमारी कंट्री का क्या होगा स्टूडेंट, हमारी कंट्री का करेंसी एप्रिसिएशन होगा। ये हुए हमारे सारे स्टूडेंट्स दूसरा थियरम, जहां पे हमने समझ लिया किस तरह से एक कंट्री का करेंसी एप्रिशिएट होता है और डिप्रिशिएट होता है। और जैसे उसने हमारी कंट्री का एप्रिशिएशन किया, हमारी कंट्री की करेंसी का डिमांड क्रिएट किया, तो उसकी कंट्री का करेंसी का सप्लाई कम होगा और उसकी कंट्री का करेंसी का डेप्रिशिएशन। सो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी इंटरेस्ट
रेट पैरिटी थ्योरम की बात करेंगे, जिस कंट्री के अंदर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा उस कंट्री का करेंसी एप्रिशिएट होगा, और रेट ऑफ रिटर्न जिस कंट्री का कम होगा उस कंट्री का करेंसी डेप्रिशिएट। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स सेकेंड थ्योरम। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा थर्ड पार्ट है, जो थर्ड थ्योरम है, वो है सेम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। आगे जो हमने जो देखा था स्टूडेंट, वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम था, बट इन टर्म्स ऑफ ROR, रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन अब जो हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो है इन टर्म्स ऑफ बोरिंग। यस फ्रेंड्स, सही सुना आपने। क्या सुना फ्रेंड्स आपने? इन टर्म्स ऑफ बोरिंग्स। हम वही इन्वेस्टर्स की बात करते हैं स्टूडेंट जो यूएसए में है। ऑप्शन दो, या इंडिया में इन्वेस्ट करें या यूएसए में इन्वेस्ट। अब फ्रेंड, जो सेकेंड माइंड में उनके थॉट आएगा वो ये आएगा कि अगर मुझे वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे कुछ लोन्स लेने पड़ेंगे। वो लोन्स की उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। नो डाउट रेट ऑफ रिटर्न इंडिया में बहुत ज्यादा, यूएसए में 6% था और इंडिया में 9% था, पर सिर्फ क्या रेट ऑफ रिटर्न देख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सेकेंड जो थॉट माइंड में आना चाहिए वो आना चाहिए इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग्स। मैं वर्ड को फोकस कर रहा हूं स्टूडेंट, बोरोइंग्स। मतलब ये कि बोरोइंग्स का जो रेट होगा वो कितना होगा। अब सपोज इंडिया के अंदर जो रेट है वो है 9%, और वही यूएसए के अंदर जो रेट है वो है 4%। अब आप ये मुझे बताइए स्टूडेंट कि इंडिया के अंदर रेट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है और फ्रेंड्स यूएसए के अंदर रेट ऑफ बोरोइंग कम है। अब सीधी बात है, इन्वेस्टर के माइंड में ये क्लिक होगा कि इंडिया के अंदर उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग्स, बिकॉज ही हैव टू पे मोर इंटरेस्ट। बट वहां यूएसए में उसका एक्सपेंस कम हो जाएगा क्योंकि उसे कम रेट पे करना होगा एज कंपेयर टू इंडिया। तो स्टूडेंट, अब जो 4% है तो ऑब्वियसली यूएसए की करेंसी का अब डिमांड एप्रिशिएट होगा फ्रेंड्स या डेप्रिशिएट, ये आप मुझे बताइए। यूएसए का कंट्री का करेंसी एप्रिशिएट होगा। द रीजन इज दैट कि अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो कंट्री में जहां पे रेट ऑफ बोरिंग कम हो, जहां पे उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। जैसे ही उनने यूएसए में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा तो यूएसए की करेंसी का प्राइस एप्रिशिएट होगा और इंडिया की करेंसी का प्राइस डेप्रिशिएट होगा। रीजन रीजन यही कि एक करेंसी डिमांड में आई और एक करेंसी सप्लाई में आई। जो करेंसी डिमांड में आती है फ्रेंड्स वो करेंसी एप्रिशिएट होती है, और जो करेंसी सप्लाई में आती है वो करेंसी डेप्रिशिएट होती है। फ्रेंड्स, ये काफी एक बेस्ट एग्जांपल था जिसके वजह से हमने देख लिया कि करेंसी का एप्रिशिएशन कैसा होता है और डेप्रिशिएशन कैसा है। हमारी बुक्स में तो सिर्फ मीनिंग दिए हुए हैं कि करेंसी का एप्रिशिएशन क्या होगा, डेप्रिशिएशन क्या होगा। एक्चुअली जो ये मैंने टॉपिक आपको समझा है ये यूपीएससी लेवल का टॉपिक है। यस, अगर आप यूपीएससी के लेवल्स की बुक्स को रिफर करेंगे, ठीक है, तो उसकी बुक के अंदर सेम ऐसे डिटेल्स के अंदर दिया हुआ, डिटेल में एकदम दिया है कि करेंसी एप्रिशिएट कैसा होता है और डेप्रिशिएट कैसे होता है। हमने विद एग्जांपल, विद थ्री एग्जांपल, विद थ्री थ्योरम्स, कौन से थ्री थ्योरम्स हमने देखा? एक
परचेज पावर पैरिटी थ्योरम, सेकेंड इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, जहां पे इन टर्म्स ऑफ ROR रेट ऑफ रिटर्न देखा, और थर्ड जो हमने देखा फ्रेंड्स वो था इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग। इसके बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी डाउट एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में आज के बाद कभी नहीं आएगी फ्रेंड्स।